हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 123। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो भरत मुनि के बाद के आचार्य पूछे जा रहे हैं, उनका क्रम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ध्यान दें, सबसे पहले भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, फिर भट्ट नायक, फिर अभिनव गुप्त। ठीक है, एक बार फिर से सुने। भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये सभी विद्वान भरत मुनि के बाद के विद्वान हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से अपने विचार दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम देखेंगे अपने पिछले प्रश्न की व्याख्या। तो जरा गौर करें दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का सही क्रम है। ध्यान दें, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो ऑप्शन बी, भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है। व्याख्या देखते हैं। प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे तो गौर करें। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक ने की है। किसने? सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक ने की है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया, क्या कि आचार्य भट्ट नायक को किसकी संज्ञा दी गई है? सांख्य शास्त्री की। ठीक है, आगे देखें। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां मानी हैं। कौन कौन सी? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ठीक है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि कितनी शब्द शक्तियाँ मानी है भट्ट नायक ने। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है। ठीक है, फिर से सुने। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन किया, पहली बात। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी साधारणीकरण को इन्होंने स्वीकार किया। किसने? अभिनव गुप्त ने। आगे देखें। किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है।
समझे? फिर से सुन ले। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया, पहली बात। लेकिन अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। यानी कि अभिनव गुप्त से पहले जितने व्याख्याता हुए थे वे सभी पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा करते रहे थे। ठीक है, किसी भी व्याख्याता का ध्यान पाठक या श्रोताओं के व्यक्तित्व पर नहीं गया था। ठीक है, जबकि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, आगे देखें कि किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। किसकी? अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। ठीक है, उनके मतानुसार। किनके? अभिनव गुप्त के। ध्यान दें, काव्य, ये ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, बल्कि उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? काव्यास्वादन यानी कि काव्य को पढ़ने से, ठीक है, आत्मसात कर लेने से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की कोई भी सृष्टि नहीं होती है, बल्कि ये तो उसकी जन्मजात वासनाएं ही होती हैं जो कि काव्यास्वादन करने के बाद उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अभिनव गुप्त ने पाठक और श्रोता के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया है। ठीक है, रसानुभूति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ठीक है, यानी रस को, एक बार फिर से सुने प्रश्न, ध्यान से सुने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? मतलब प्रश्न समझ में आया? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि एक बहस चल रही थी कि रस को नाट्य तक सीमित रखा जाए या नहीं, तो इसका सबसे पहले विरोध किसने किया, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने सबसे पहले विरोध किया था, किसके लिए? रस को नाट्य तक सीमित रखने के लिए। ठीक है, व्याख्या में भी यही बात है, रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं अपना नया विषय, काव्य गुण। काव्य गुण, तो ध्यान दें प्रश्नों पर। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। प्रश्न समझ आया? काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। क्या है देखते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये कथन गलत है। ठीक है, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये कथन गलत है। जबकि सही क्या होना चाहिए? काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं बाकी अन्य और क्या बातें हैं। सबसे पहले क्या है? ऑप्शन ए, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। यहाँ पर गुण की परिभाषा कुछ समझ में आ सकती है आपको, तो ऑप्शनों पर ध्यान दें। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। गुण क्या है? काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, और अलंकार जो हैं वो क्या हैं? बाह्य शोभा मात्र हैं। ठीक है, यानी काव्य के सौंदर्य को आंतरिक रूप से सौंदर्य किसके द्वारा मिलता है? गुण के द्वारा। जबकि काव्य को बाह्य
रूप से सौंदर्य प्राप्त होता है किससे? अलंकार से। ठीक है। ऑप्शन बी, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। क्या है? गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। देखो, गुण क्या है? रस के उत्कर्षक हैं, बढ़ाने वाले हैं, और काव्य के शोभा कारक हैं। ठीक है, और शोभा को भी बढ़ाते हैं, किसकी? काव्य की। ठीक, तत्व हैं। आगे देखें, ऑप्शन डी, माधुर्य प्रसाद ओज, ये 3 सर्वमान्य काव्य गुण हैं। ठीक है, ये 3 ऐसे गुण हैं जो कि सर्वमान्य हैं। इन 3 गुणों को सभी ने माना है। किस किस को? माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, ये तीनों जो हैं सही व्याख्याएं हैं। ठीक है, और जो सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ये बात गलत है, जबकि मिलता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का विवेचन मिलता है। किसका? काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का विवेचन मिलता है, अतः विकल्प सी कथन सही नहीं है, शेष कथन सही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। पीजीटी परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। फिर से सुने, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले यानी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान, अनिवार्य यानी कि रहेंगे ही रहेंगे ऐसे गुण। ठीक है, तो नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। कब से? भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी मानी है? 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले श्लेष गुण, फिर प्रसाद गुण, फिर समता गुण, फिर समाधि गुण, फिर माधुर्य गुण, फिर ओज गुण, फिर सौकुमार्य गुण, फिर अर्थ व्यक्ति गुण, फिर उदारता गुण, फिर कांति गुण। ठीक है, तो ये 10 गुण हैं। कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। ठीक है, तो ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 ही होते हैं। यानी भरत मुनि कहते हैं कि जितने गुण की संख्या होती है, यानी 10 गुण होते हैं, तो 10 ही काव्य दोष भी होते हैं। ठीक है, वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से? तो अभी हमने दोस्तों देखे थे काव्य गुण। ठीक है, देखो पूछी जा सकती है, संख्या पर प्रश्न बनेगा कि कितने प्रश्न भरत मुनि ने माने हैं। भरत मुनि क्योंकि जनक हैं, ठीक है, और सबसे पहले हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं कौन से हैं 10 काव्य दोष भरत मुनि के अनुसार। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले है गुणार्थ, ठीक है, फिर है अर्थांतर, फिर अर्थहीन, फिर भिन्नार्थ, फिर
एकार्थ, ठीक है, एकार्थ। फिर है अभिलुप्तार्थ, अभिलुप्तार्थ। इसके बाद है न्यायापेत, न्यायापेत। फिर है विषम, विषम। इसके बाद है विसंधि, विसंधि। फिर है शब्दच्युत, शब्दच्युत, ठीक है। तो फिर से सुने दोस्तों, 10 दोष हैं काव्य के। तो कौन कौन से? गुणार्थ दोष, अर्थांतर दोष, अर्थहीन दोष, भिन्नार्थ दोष, एकार्थ दोष, अभिलुप्तार्थ दोष, न्यायापेत दोष, विषम दोष, विसंधि दोष और शब्दच्युत दोष, ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं। वामन ने, आचार्य वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर, क्या मानकर? काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। क्या किया है? काव्य का नित्य धर्म मानकर आचार्य वामन ने इन्हें अलंकारों से अलग किया है, ठीक है। किसको? गुणों को, ठीक। आगे देखें। आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने गुणों को रस का अंग माना है। क्या माना है? रस का अंग माना है। और इनकी संख्या 3 ओज, प्रसाद, माधुर्य तक ही सीमित कर दी है, ठीक है। इनकी संख्या 3 गुणों तक ही सीमित कर दी है। कौन कौन से? ओज, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। किसने? आचार्य आनंदवर्धन ने, ठीक है। फिर आते हैं कवि देव और भिखारी दास, ठीक है। कवि देव और भिखारी दास, इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी मानी है दोस्तों? 10 मानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो ऑप्शन डी, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 10 कितनी? 10, ठीक है, ध्यान रखें। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। सेम प्रश्न है, संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि कई बार जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है वो हमारे मस्तिष्क में उसका बिंब बनता है, ठीक है। तो ध्यान दें, आचार्य भरत के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 10 होती है दोस्तों। कितनी? 10 होती है, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। आचार्य मम्मट ने, किसने? आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो ऑप्शन बी 3। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं? प्रश्न है, गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं, ठीक है। इस विषय पर काव्य आचार्यों में मतभेद रहे हैं। अब समझ में आया? काव्य गुण एक विषय है जिसको लेकर आचार्यों में मतभेद रहे हैं, ठीक है, कि गुण तो हैं, ठीक है, हम मानते हैं, आचार्य ऐसा समझते हैं कि गुण हैं और हम मानते हैं, लेकिन गुणों में भी आवश्यक गुण कौन से हैं, बहस इस बात की है, ठीक है। तो अब समझें, ध्यान दें। कोई आचार्य तो गुण की संख्या 10 मानता है, ठीक है, जैसे भरत मुनि, दंडी और वामन, ये 3 आचार्य हैं जिन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। किस किस ने? भरत मुनि, दंडी और वामन ने, ठीक है। और कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने 24 गुण माने हैं। क्या कितने माने हैं? 24 गुण माने हैं, जैसे भोजने, आचार्य भोजने, ठीक है। और कुछ आचार्य हैं जिन्होंने 3 गुण माने हैं, किसके? काव्य के, ठीक है। तो
3 गुण मानने वाले आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट। ठीक है, आचार्य मम्मट। ठीक, आगे देखें। इन सब पर तो एक बार फिर से सुन लें। जिन्होंने 10 संख्या मानी है काव्य गुणों की वो हैं भरत मुनि, दंडी और वामन। और जिन्होंने 24 मानी है वो हैं भोज। और जिन्होंने 3 मानी है वे हैं मम्मट। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखें, प्रश्न बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, संख्याओं पर ही प्रश्न बनते हैं। रसों की संख्या पूछ ली जाती है तो काव्य गुणों की संख्या पूछी जा सकती है। काव्य दोषों की संख्या ज्यादातर जो है संख्या पर ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, या फिर इनके सिद्धांतों पर। तो ध्यान दें दोस्तों, आगे देखते हैं व्याख्या। इन सब पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है, इन सब पर दृष्टिपात यानी नजर डालने से हमें ये पता चलता है कि गुणों की संख्या के भेद के संबंध में विभेद अधिकतर 10 गुणों को मानने का है अथवा 3 गुणों को मानने का है, क्योंकि अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण, ठीक है, कौन कौन से? शब्द, ध्यान दें, शब्द, गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं। ठीक है, कौन कौन से? शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं। किसने? अग्नि पुराणकार ने भी। ठीक है, तो जो अधिकांश रूप से काव्य के गुणों की संख्या पर जो बहस हुई है वह 10 और 3 की संख्या पर बहस हुई है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण, कौन कौन से? शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्दार्थ गुण माने हैं। ठीक है, इन्हीं के भेद उपभेद किए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 अन्य गुण भी माने हैं। ठीक है, जो भोज हैं, आचार्य भोज, उन्होंने वामन के 10 गुणों के अलावा 14 गुण अन्य गुण और भी माने हैं। लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं। कितने? 3 गुण माने हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि तीन गुण तो सर्वमान्य हैं। तो कौन कौन से हैं वो ध्यान रखें। ठीक है, 3 गुण, माधुर्य, प्रसाद गुण और ओज गुण। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।